नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा। मैं आप लोग को क्लास 10 की मैथ पढ़ा रहा था। क्लास 10 की मैथ में हमने स्टार्टिंग से फिर शुरुआत किया था। मॉडल पेपर हम कुछ वीडियो में पढ़ाए थे आप लोग को, वहाँ पर मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है। आपको वास्तविक संख्याएं, ठीक है, पहला चैप्टर है। एक वीडियो आप लोग को अपलोड कर दी दोस्तों आपसे निवेदन है कि प्लीज़ उस वीडियो को जाकर आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताई हैं। तो साथ में ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है, ठीक है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पर पूर्णांक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। दो टाइप के होते हैं, एक होता है धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक की बात कर रहे हैं, अभी ऋणात्मक में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ। पहले क्लियर कर लो, ऐसे बना लीजिएगा। पूर्णांक होते हैं धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। पहले ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। धनात्मक हो, धनात्मक का मतलब धन हो, प्लस हो, और सम का मतलब क्या होता है, जिस नंबर में 0 2 4 6 8, ठीक है, ये सारे क्या है, सम है। तो देखिएगा 2 हमारा क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, 4 हमारा धनात्मक समपूर्णांक है, 6 हमारा धनात्मक समपूर्णांक है, 8 हमारा धनात्मक समपूर्णांक है, 10 हमारा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। धन भी है, प्लस भी है, सम पूर्णांक सम संख्या भी है, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक का मतलब प्लस, विषम का मतलब 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, उसके बाद 15, ठीक है, फिर 16 नहीं 17 होगा, आगे भी ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे नंबर ये हो जाएंगे। ये सब क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ये हो गए पूर्णांक के तो धनात्मक वाले दो प्रकार होते हैं, धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। अगर कोई नंबर दिया, मान लेते हैं 3a दिया हुआ है, 3a, ठीक है। अब देखो 3a दिया हुआ है तो ये कैसा पूर्णांक है। अगर मैं a बराबर 1 रख दूं, a बराबर 1 रख दूं, तो 3 गुणे 1 बराबर क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा। 1 रखने पर ये 3 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक बन रहा है। a की वैल्यू 1 रखने पर क्या मिल रहा है, 3 गुणे 1 3 मिल रहा है, मतलब विषम। अगर a बराबर हम 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 3 गुणे 6, 6 क्या है, विषम पूर्णांक है। मतलब एक रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक मिल रहा है, सॉरी, एक रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक मिल रहा है, 2 रखने पर धनात्मक सम पूर्णांक मिल रहा है। अभी देखिए मैं आपको समझाना कुछ चाहता हूं। अगर a बराबर 3 रखते हैं, a बराबर 3 रखोगे, 3a 3 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 बराबर 3 रखें तो क्या मिला, धनात्मक विषम पूर्णांक मिला। अगर a बराबर 4 रखता हूं तो 3 गुणे 4 मतलब 12 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, धनात्मक सम पूर्णांक मिलेगा। मतलब इस इक्वेशन में हमने ये देखा कि जब हम कोई पूर्णांक 1 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, ठीक है, 1 3, फिर 5 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, तो ये सब पूर्णांक कौन से, ये सब पूर्णांक है विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखो विषम पूर्णांक को रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक मिलते हैं, क्लियर। विषम पूर्णांक को रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक मिलते हैं। और अगर हमने 2 रखा है, 4 रखा है, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, 2 4 6 8, ये सब क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। इनको इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या मिलता है, धनात्मक सम पूर्णांक ही मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। पहले समझ लीजिए फिर आगे क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा समझ लेंगे होता क्या है, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हम एक चीज और आपको बताना जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बोल दूं 4 से मैं भाग कर दूं 17 से, ठीक है, तो 4
चौक 16, एक करीब बचेगा भाई, 4 पंचे 20 तो जा नहीं सकता है। 4 को भाग कर दूं मैं, किससे कर दूं, ठीक है 17 हो गया 19 से, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ठीक है 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आ जाएगा 3, ठीक है। अगर मैं 4 को भाग कर दूं 18 से, 4 चौक 16, ठीक है, यहाँ से आ गया 1, 2 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर हम 4 का भाग करें 20 से, तो 4 पंचे 20। अब सर यहाँ पर बताने का जो पहले नंबर पे ये स्टेप है, दूसरे नंबर पर ये स्टेप है, तीसरे नंबर का स्टेप ये है, चौथे नंबर का स्टेप ये है। यहाँ पर आपने देख लिया, ठीक है। अब एक चीज और बताते हैं आपको, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ठीक है, ये होता है भाग फल, ठीक है, और ये होता है शेष फल, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद तो देख लो भाई। अगर 2 लिखूं यहाँ पे 12 लिखूं, 2 2 छंग 12, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली जो संख्या होती है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, ठीक है, भाज्य। पहले देख लो, बीच वाली जो संख्या 12 है, वो 12 किसके बराबर है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करो, प्लस रिमाइंडर जोड़ दो, तो 2 6 12 प्लस 0 12, 12 बराबर 12। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भाग फल प्लस का ये 0 क्या है, शेष फल है, शेष फल। यहाँ तक फॉर्मूला ये, यहाँ से एक नया फॉर्मूला स्वागत यहाँ पर आ गया, नया फॉर्मूला, ठीक है। तो जो भाज, जो बीच वाली संख्या होती है, भाज जो होता है भाजक और भागफल का गुणा प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को, इसको इन्होंने ए माना, ठीक है, इसको इन्होंने ए माना है, इसको बी माना है, इसको क्यू माना है, इसको आर माना है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, ए बराबर बी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू प्लस आर। जो रिमाइंडर होता है, आप समझो मेरी बात को, 4 17 के रिमाइंडर शेष फल कितना आया, 1 आया, दूसरे में 2 आया, तीसरे में क्या आया, 3 आया, चौथे में क्या आया है, 0 आया है। तो देख रहे हो जो आर की वैल्यू है, जो आर की वैल्यू है, ठीक है, जो आर की वैल्यू है 0 0 आ सकता है, आर जो है आर 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। आर जो है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। और आर का जो वैल्यू है वो किससे, बी से छोटा होगा, ठीक है। बी क्या है, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बी क्या है आपका, बी ये है, ठीक है। बी आपका क्या है, ये है बी 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 बी, ठीक है। आर आर आर, अब देखो आर की वैल्यू 1 आ गया, आर की वैल्यू 2 आ गया, आर की वैल्यू 3 आ गया। फिर 3 के बाद आगे जब हमने इसको बढ़ाते रहे किसको, बीच भाज्य को बढ़ाते रहे, तो 1 से रिमाइंडर 2 मिला, 2 से रिमाइंडर 3 मिला, लेकिन एक स्थिति आगे रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब 4 नहीं आया, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या रखिएगा, 20 से क्या होता है, 20 से छोटी होती है, हमेशा 20 से छोटी होगी। अगर आर बी क्या है 4 है, तो आर के कितने मान मिलेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, उसके बाद 4 नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर अगर बी की वैल्यू 5 होगी, समझ लो बी की वैल्यू 5 होगी, तो आर कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 नहीं मिलेगा। 5 अगर आने होंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आर की वैल्यू है, आर का जो मान है, आर का मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आर का मान, इसको यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। आर का मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है, 0 के बराबर होगा। और बी से छोटा होगा, बी से हमेशा लिख लेना, छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा, ठीक है। ये चीज आप लिख लीजिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा, जिसकी तरफ मुंह लगा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। तो कैसे पढ़ोगे, आर का मान, और इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। इस वाले का मतलब क्या है, बराबर। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ोगे, आर का मान
जीरो के बराबर, जीरो के बराबर, और इसका मतलब क्या है, आर की तरफ मुंह है दोस्तों, आर की तरफ मुंह है तो आर से बड़ा, जीरो के बराबर और आर, जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, पहली लाइन समझ में आ गया, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा और जीरो से क्या होगा, एक दो तीन, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा होगा, लेकिन लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन बी से, अब बी की तरफ मुंह है तो बी बड़ा होगा, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा है, लेकिन आर क्या है, आर छोटा है, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा, तो आर से क्या होगा, छोटा होगा, राइट, आर, लेकिन बी आर से छोटा होगा, ठीक है, होगा, ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है, मैंने प्रूफ करके दिखा भी दिया है, 4 से मैंने 17 को भाग किया, रिमाइंडर 1 आ गया, 4 से मैंने 18 को भाग किया, रिमाइंडर 2 आ गया, 4 से मैंने 19 को भाग किया, रिमाइंडर 3 आ गया, 4 से मैंने 20 को भाग किया, रिमाइंडर 0 आ गया। भाई 3 के बाद 4 आना चाहिए था, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 तो आना चाहिए था, लेकिन 4 नहीं आया, आया क्या, 0 आया। तो ये वास्तविकता है, ये आपकी वास्तविक है कि यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। इस चीज को लिख लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन फिर करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको, इस चीज को मैं थोड़ा डिटेल में देता हूँ। बी यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर आर होगा, ठीक है, ये तभी तो आया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तभी तो आया है, ठीक है, इसको आप देख के रहिएगा, इसको यहाँ पर नोट करिएगा। अब लिखा हुआ है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2r है, 2q है, ठीक है, तो पहले लिख लीजिएगा माना, पूर्णांक, माना पूर्णांक ए है, ठीक है, हमने लिख लिया इसको, ए है, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, माना पूर्णांक ए है। अगर ए पूर्णांक है आपके पास, तो यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है वो q के बगल में क्या है, q के बगल में क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, q के बगल में b है, तो ये जो आपका 2 दिया हुआ है, ये b के मान ही तो दिया हुआ है, b बराबर 2, b बराबर 2, अगर b बराबर 2 दिया है तो r के कितने मान आएंगे, r के कितने मान आएंगे भाई, यही चीज तो अभी हम आपको समझा रहे थे, यही चीज तो समझा रहे थे, जो r का मान होगा वो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 20 से छोटा होगा, 20 से छोटा होगा, तो r का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि b के बराबर नहीं होगा, b के बराबर नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा, 2 से छोटा होगा, ठीक है, यहाँ तक मान लिया हमने। अब देखिएगा न्यूक्लियन विभाजन प्रमेय से, ठीक है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से आपका यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है, इतना आप नोट करिए। चलिए लिखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ए बराबर बी की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2q प्लस आर। अब आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखोगे तो ए बराबर क्या मिलेगा, 2q मिलेगा, ए बराबर 2q मिलेगा, और आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखोगे तो भैया क्या मिल जाएगा, ए बराबर 2q प्लस 1 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका आर की जो वैल्यू थी वो 0 रखे हैं तो 2q मिला है, और आर बराबर 1 रखने पर 2q प्लस 1 मिल गया है, तो आपके 0 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, तो आप 1 को कह सकते हो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, और आपका 0 क्या हो जाएगा, धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा, ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। जब 0 रखे हैं, r बराबर 0 रखने पर 2q आ गया, तो मतलब धनात्मक किसी पूर्णांक को रखने पर धनात्मक पूर्णांक आता है, धनात्मक समपूर्णांक 2q होगा, ठीक है, तो हमने r बराबर 0 रखने पर धनात्मक समपूर्णांक 2q निकाल लिया है, ठीक है, और प्रत्येक
धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाए 2q+1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे अतः r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रखने पर अतः r बराबर 1 रखने पर a बराबर 2q प्राप्त होता है। लिखते जाइए आप लोग। अतः r बराबर 1 रखने पर a बराबर 2q प्राप्त होता है। यह एक सम पूर्णांक या एक सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अतः r बराबर 0 रखने पर आप लोग ने लिख लिया होगा। अतः r बराबर 0 रखने पर ठीक है a बराबर 2q प्राप्त होता है। अतः यह एक सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और देखिएगा धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो या तो हमने अभी बताया था सम पूर्णांक प्राप्त होगा या तो विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। इसलिए मैं कहा था हर एक चीज आप नोट करते जाइएगा, हर एक चीज आप नोट करते जाइए। मैं एक बार चेक कर लो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, हाँ दिख रहा है आपको, यहाँ तक आपको दिख रहा है। ठीक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक जो होंगे या तो सम पूर्णांक होंगे या तो इसको हम पूरा बोलेंगे धनात्मक सम। लिखोगे यहाँ तक लिखो, r बराबर 0 रखने पर a बराबर 2q प्राप्त हुआ। अतः यह एक सम धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार जब हम धनात्मक पूर्णांक को लेते हैं तो एक धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त हो सकता है या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अतः 2q धनात्मक पूर्णांक है और 2q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस इतना हो गया। तो आपने इससे पहले की पिक्चर आपने देखा होगा, बस कुछ नहीं करना है। ये 2 दिया हुआ तो ये भी बराबर 2 हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी होंगी हमने बता दिया, r की वैल्यू 2 प्राप्त होंगी। यही r न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से आप यहाँ पर एक फार्मूला आ जाएगा a बराबर bq+r, a बराबर 2, जो यहाँ पर दिया हुआ b की वैल्यू है 2q+r, r की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, 1 रखोगे ये प्राप्त होगा। तो दुनिया कहानी लिखनी है, मैंने आपको बता दिया है। r की वैल्यू 0 रखने पर a बराबर 2q प्राप्त होता है। अतः यह एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अतः ठीक है, उसके बाद धनात्मक पूर्णांक या तो विषम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है या तो सम पूर्णांक प्राप्त होता है। मैंने ये भी आपको बता दिया है। इसका मतलब 2q+1 r बराबर 1 रखने पर 2q+1 ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप नहीं पता है तो आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे 3 आएगा। भाई q बराबर अगर चेक कर लो, q बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 × 1 बराबर 2। तो ये क्या है, ये 2 क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर नीचे रखो 2+1 2 × 1+1 कितना आ जाएगा 3। ये 3 क्या है, q बराबर 1 ऊपर रखकर तो 2 प्राप्त हुआ, नीचे रखकर तो 3 प्राप्त हुआ। ये क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ठीक है, सिद्ध हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन भी इससे पहले तरह सेम टू सेम है, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को ध्यान से करिए। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन लिखा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। क्या सिद्ध करना है, इन दोनों को क्या सिद्ध करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाना है मुझे। एक चीज मैंने आपको बताया था कि आपका यहाँ पर ठीक है ये a होता है, ये b होता है, ये q होता है, ये r होता है, ये भाज्य भाजक भागफल शेषफल होता है। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है a बराबर b गुणे q+r। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आता है। और जो शेषफल है जो 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो अशेष फल है वो हमेशा b से छोटा होगा। b के कभी भी बराबर नहीं होगा। इतनी हैसियत नहीं है कि ये और ये बराबर हो जाए, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। छोटा होगा r, ठीक है, छोटा होगा r, b से छोटा होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, ना तो बड़ा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ना तो बड़ा होगा, यहाँ तक याद रखिएगा। तो इसका मतलब होता है r का मान 0 से बड़ा और 0 से
बड़ा और जीरो से बराबर, जीरो के बराबर होता है, आर का मान जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर होता है, लेकिन 20 से छोटा होता है, मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन मत रखिएगा। इतनी चीजें आपको पता रहेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, माना माना ए एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है, तो ए बराबर मान लो, ए बराबर क्या दिया है, 4q प्लस 1 दिया है। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर बी 4 आ गया है तो आर के कितने वैल्यू आएंगे, आर के कितने वैल्यू आएंगे, इसके हिसाब से जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा और जीरो से बड़ा होगा लेकिन 20 से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा लेकिन 20 से छोटा होगा। तो 20 से छोटा मतलब 4 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा। ठीक है, आर के कितने मान आ जाएंगे, 0 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अब 0 देखिएगा, 2 देखिएगा, ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। हर एक चीज को बता रहा हूं, 1 और 3 ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखिए a बराबर क्या है, 4q प्लस, इसको r मानो, यहाँ पर 1 नहीं होगा, r होगा, 4q प्लस r। ठीक है, a बराबर, a अगर कोई धनात्मक एक पूर्णांक संख्या है तो a बराबर 4q प्लस 4 को b मान लो, यहाँ पर ये लाइन सही है। ठीक है, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, बी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 4, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दी, 4 क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखोगे तो ए बराबर क्या प्राप्त होगा, 4q प्राप्त होगा। ठीक है, आर बराबर 1 रखो, आर बराबर 1 रखोगे तो ए बराबर 4q प्लस 1 प्राप्त होगा। आर बराबर 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा, ए बराबर 4q प्लस 2 प्राप्त होगा। ठीक है, आर बराबर 3 रखने पर क्या प्राप्त होगा, ए बराबर 4q प्लस का 3 प्राप्त होगा। अब देखिएगा 4 वैल्यू आए हैं, 1 2 3 4 मान आए हैं, लेकिन मुझे क्या दिखाना है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। तो जब लिखेगा अतः r बराबर 0 और 2 रखने पर, r बराबर 0 और 2 रखने पर ये वैल्यू नहीं प्राप्त होती हैं, मतलब हमें क्या प्राप्त होता है, r बराबर 0 और 2 रखने पर हमें प्राप्त होता है धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त होता है। कब, r बराबर 0 और 2 रखने पर। तो मुझे तो ये प्रूफ करना ही नहीं है, अतः r बराबर 0 और 2 रखने पर मुझे धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, अतः r बराबर 1 और 3 रखने पर हमें धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। तो आंसर क्या आएगा, r बराबर 1 और 3 रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इतना लिखना है आपको। ठीक है, ये सब किसके हिसाब से है, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से है। ठीक है, इतनी बातें आपको लिखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा, सारी चीजें आपने समझा होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने उतार दिया आप लोग के बोर्ड पे, और एक बार ध्यान से पढ़िएगा, फिर ध्यान से करिएगा। एक मिठाई विक्रेता के पास कोई मिठाई की दुकान है, वो ठीक है, वो मिठाई की दुकान है, कोई बोला गया मिठाई विक्रेता, ठीक है, मिठाई बेचने वाला, विक्रेता का मतलब होता है बेचने वाला। ठीक है, मिठाई बेचने वाला 420 काजू बर्फी बनाता है, काजू की बर्फियाँ बनाता है, और 120 बादाम की बर्फियाँ बनाता है। ठीक है, बादाम की बर्फियाँ बनाता है। ठीक है, वह इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहता है, वह इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियाँ समान हैं। अब देखिए भाई, आप मिठाई के पीस बनाए, ठीक है, ये देखिए मिठाई के आप पीस ने काजू पीस बनाया, ठीक है, ऐसे पीस बनाया, तो आपने क्या किया, दुकान में बेचने के लिए आप देखना होगा कि शीशे के अंदर एक आपका स्टील के बर्तन ऐसे पड़े होते हैं और उसमें मिठाइयाँ रखी होती हैं। ठीक है, मिठाइयाँ रखी होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है,
वो प्लेट के हिसाब से होता है, इसमें मिठाइयाँ पड़ी होती हैं, ठीक है, देखा होगा आपने, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे डेयरी, ठीक है। और मिठाई के पीस ये हो गए, बर्फी हो गई, ठीक है। अब बोल रहा हूँ वह उनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियाँ समान रहे, ठीक है, प्रत्येक डेयरी में बर्फियाँ समान रहे हैं, ठीक है। ये डेयरियाँ बर्फी के परत में न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ बनाने, ये पूछा जा रहा है कि मुझे मैक्सिमम बर्फी बता दो, मतलब काजू की बर्फियाँ और बादाम की बर्फियाँ कितने पड़ेंगी, मतलब एक हमारे पास ये है इसमें, ठीक है, कितनी बर्फियाँ इसमें लगाई जाएंगी, मैक्सिमम बर्फियाँ लगाई जाएंगी, ठीक है। देखो कितनी बर्फियाँ लगाई जा रही हैं कि पूरा स्थान के लिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बर्फियाँ लगाई जा रही हैं। 7 क्या है, अधिकतम है ना भाई, अधिक से अधिक अधिकतम संख्या कितनी है, 7 है, अधिकतम संख्या 7 है, तभी तो ये प्रत्येक वे डेयरी में अपना स्थान घेर रही है, प्रत्येक डेयरी में अपना स्थान घेर रही है। कहने का मतलब यह है कि ये बोल रहे हैं कि एक विक्रेता है, इनकी इनकी दोनों की बर्फी बना रहा है और मेरे पास डेयरियां हैं, उस डेयरिया में इतने बढ़िया बढ़िया पीस, छोटे छोटे पीस बनाओ कि ये कम से कम स्थान घेरे, ठीक है, कम से कम स्थान घेरे, तो बर्फियों की संख्या क्या होगी, तो हम ये मान लेते हैं वो स्थान, वो पूरी प्लेट, वो मैक्सिमम कितनी बर्फियाँ आएंगी भाई, अधिक से अधिक। आप सोचो कि मतलब कि ये प्लेट में 100 बर्फी आ जाए, ठीक है, तो 100 तो आपकी अधिकतम हो जाएगी भाई, 120 130 तो आएगा नहीं, तो अधिकतम कितनी बर्फी आएंगी, 100 आएंगे। तो अधिक से अधिक संख्याएं निकालने की हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे तो ये अधिक से अधिक अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या निकालेंगे, अधिकतम संख्या, ठीक है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। ये अधिकतम संख्या किसको शो कर रहा है, बर्फी को शो कर रहा है, डेयरी को नहीं शो कर रहा है, डेयरी तो न्यूनतम हो जाएगा, डेयरी क्या हो जाएगी, प्लेट क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, न्यूनतम दिया भी गया है, तो जो अधिकतम निकालोगे वो बर्फियों की संख्या निकलेगी, वही बर्फियों की संख्या हमसे पूछ भी रहा है, कितनी बर्फियां रखी जाएंगी, तो ये पूछ रहा है, तो मैं एचसीएफ निकाल दूं तो बर्फियों की संख्या आ जाएगी। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप देखते हैं, आप आगे हम करते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर ठीक है, डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल लो, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो एचसीएफ हमने कहा दो पूर्णांक संख्याएं हो, अगर उनके अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे तो किसको याद करेंगे, न्यूक्लियर विभाजन थ्योरम को, न्यूक्लियर विभाजन थ्योरम को याद करेंगे, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से करूंगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, न्यूक्लियर विभाजन परमेय से, ठीक है। तो देखिएगा 420 है, 130 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 130 को हम क्या करेंगे, 420 से भाग करेंगे, ठीक है, 13 दूनी 24, 13 3 39, 13 चौक 52, 4 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 13 3 39, 390 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कर दो 0 आएगा, कई लोग 12 में 3 12 में से 9 गया तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये जो 420 है, जो 420 है बराबर हो जाएगा किसके, 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 30 के 30 बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ तक पहला स्टेप हो गया। अभी क्या रिमाइंडर शेष पर 0 आया नहीं आया, जो आपका ये नंबर होता है, ठीक है, ठीक है, और ये नंबर अब क्या करेंगे, पुनः 30 130 30 130 का एचसीएफ लिखेंगे, का एचसीएफ न्यूक्लियर विभाजन परमेय से करने पर, तो 30 को हम करेंगे 130 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 3 5 15 3 चौक 12, 4 बार में चला जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया, 10 आएगा। अब क्या करेंगे, अब 130 बराबर लिखेंगे 30 गुणे 4 प्लस 10 के, ठीक है, 30 गुणे 4 प्लस 10 के। अभी भी रिमाइंडर, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो ये वाली संख्या हमेशा इस संख्या, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमेशा भाजक और शेषफल को फिर दोबारा पुनः लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा।
पुनः अब किसका 10 और 30 का HCF न्यूक्लियर विभाजन थ्योरम प्रमेय से करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो 10 को 30 से भाग करेंगे, 10 तिहाई 30 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब जब कभी भी न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से हम अगर दो संख्याओं का अधिकतम संख्या निकालते हैं तो जिस नंबर से शेषफल 0 आता है वही हमारी अधिकतम संख्या आ जाएगी। तो 10 वाले नंबर से शेषफल 0 आता है तो HCF कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आएगा HCF। तो इसका आंसर कितनी बर्फियां बनाई जा सकती हैं, प्रत्येक डायरी में कितनी बर्फियां रखी जाएंगी, अधिकतम से अधिकतम 10 बर्फी रखी जाएगी, जो डेयरी का जो प्लेट का पूरा स्थान ग्रहण कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, 10 होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए यही इतना, हाई स्कूल क्लास का जो मैथ पढ़ रहे थे हम लोग, आज के लिए इतना ही रखेंगे। 3 क्वेश्चन हो पाए हैं और हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को एक बार मेरे कहने से एक बार पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा तभी आप लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी चैनल आगे बढ़े, हम लोग भी तरक्की करना चाहते हैं दोस्तों आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग इस मुकाम पर पहुंच भी जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग को आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है। और अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।